बिल्कुल, वो वही चीज़ जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, वही सर ने यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर समराइज़ करके चीज़ों को आप लोगों के सामने रख दिया है कि मुझे जैसे आप लोग अब पीछे मुड़ के देखेंगे ना कि हमारा मैथ्स में हुआ क्या है? अरे भई, आप ये सोच के देखो कि जो अभी प्रैक्टिस के जो अभी फॉर्म जो भर के चला होगा ना, उसके पास में अभी उसने कितना सिलेबस कवर किया होगा, तो उससे आप कितनी आगे आ गए, ये सोचने को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? मुझे पता है कि जो आपके इम्पोर्टेंट पोर्शन थे, मैंने कहा कि मैथमेटिक्स का मैं 80% आप लोगों का पोर्शन कवर कर चुका हूँ। आप अपने जो प्रीवियस पेपर उनको उठा के देखिएगा। अब काफ़ी लोग बोल रहे थे कि प्रीवियस पेपर भेज दो जी। भाई, प्रीवियस पेपर के लिए ना आप देखोगे तो दुनिया भर की आप ऑनलाइन वेबसाइट बनी है जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मुझे मेरा कंटेंट डिलीवर करना है और कंटेंट डिलीवर करके मैं आप लोगों के पास में वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ कि आप उस प्रैक्टिस को कर लो। अगर मैं प्रैक्टिस पेपर पहले सोल्व करवाने लग गया ना, तो बाउंड हो जाओगे आप लोग अपनी तैयारी के लिए कि नहीं जी, मुझे तो इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं पढ़ना। मैं पहले पेपर आप लोगों को सोल्व करवा दूँ और फिर पढ़ाऊँ ना, तो आप लोग इतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे जितना अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरेस्ट लेने की यहाँ पे। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई हो तो भाई मेरे को एक बार बता दीजिएगा, नहीं मैं अभी फिजिक्स को लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने टाइम बाउंड करके रखा हुआ अपना जो जितना भी है कि आधे घंटे मुझे मैथ्स के बारे में डिस्कस करना है, आधे घंटे मुझे फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना है। चलिए, मुझे बताइए। देखिए, जो मेडिसिन का अगर आप लोगों ने, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपका जो क्वेश्चन ये रहा होगा, क्योंकि वॉइस ब्रेक होके आ रही थी मेरे पास में, कि आपने मेडिजी की बुक परचेज करी है, कि आप पूरा सोल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक करवा दिए गए, टॉपिक वाइज आप लोग को जैसे मैट्रिसेस को लेके मैंने आपको कंप्लीट करवाया, कैलकुलस करवाया मैंने, और डिफरेंशियल इक्वेशन करवाई है, न्यूमेरिकल मेथड करवाई, तो ये सारे आपको वहां से कवर करने पड़ेंगे अगर एग्जाम को क्रैक करना है भाई। ठीक है? ये एक जनरल क्वेश्चन होते हैं कि क्या मुझे ये सारा करना पड़ेगा भाई? एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना, तो छोड़ो मत कुछ भी, इसको भी तैयारी को बाउंड मत करो कि नहीं मेरा पेपर तो इतना है तो मुझे इतना पढ़ना है, मेरा एग्जामिनर थोड़ी ना सोचेगा इससे बाहर जाके कि भाई ये क्वेश्चन दे दो। ठीक है ना? तो आप पूरे उसको कोशिश कीजिएगा, आप पूरे क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करो। नहीं आता है तो बहुत सारे होते हैं कि बड़े लेंदी क्वेश्चन क्वेश्चन चले जाते हैं, तो आप उनको छोड़ सकते हो। गेट के अंदर में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हमारे पास में एटीसी के अंदर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो गेट का जो होता है थोड़ा सा वहां पे लेंदी टाइप में भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ठीक है? जब हम बात करें कि 2012-13 के अंदर में जब इसके गेट के जो क्वेश्चन आते थे, वो ट्रिकी बेस आते थे, आप तुरंत उनको अटेम्प्ट कर लिया करते थे। लेकिन अभी क्या करने लगी, वो थोड़े से उनको लेंथी कंसेप्चुअली कि भाई स्टूडेंट है उसका कितना कंसेप्ट क्लियर है वहां पर, उसके ऊपर में काम करते हैं वो लोग। हाँ जी। चलिए भाई, मैं आई होप आप लोग के जितने भी मैथ्स के लेकर क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैंने कवर कर लिए होंगे। तो अब आप लोग के दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैथ्स का आपका 80% सिलेबस कवर हो चुका है। 20% है वो मैं यहाँ पर आप लोग का विद इन 2 या 3 डेज जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आप लोग को यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है? चलिए, मैं बात करता हूँ अभी फिजिक्स को लेके। और फिजिक्स के अंदर में मैं बात करूँ तो फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक का ये डाउट था कि सर आप इतना डेप्थ में कंसेप्चुअल तरीके से क्यों पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग को बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने वहां पर एक पूरे लेक्चर के अंदर में कुछ एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को समझाया। क्योंकि अगर आप लोग को ये बेस क्लियर हो जाता है ना, तो एग्जामिनर जो एओ का एग्जाम होगा, एओ का एग्जाम होगा जो बहुत सारे लोग यहाँ भर रहे हैं, या एटीसी का एग्जाम होगा, तो वहां पे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 14 से 15 क्वेश्चन वहां पर पूछेगा। ठीक है? अगर आपके कंसेप्ट तैयार नहीं है ना कि क्या पोटेंशियल होता है, अब आप लोग, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में एक इमेज बन गई है कि पोटेंशियल की होती क्या है। ठीक है? अगर कैसा भी क्वेश्चन आप लोग को दे देना, वहां से आप इजिली उसको कर लोगे। उसकी सीट भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करी। फिर उसके बाद में मैं करूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल भाई इसके 12 से 13 नंबर के वहां पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो न्यूमेरिकल के लिए मैं थ्योरी के बाद में आप लोग के पास में हमेशा एक क्लास रखता हूँ, जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल किस इजी वे से आप लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, वहां पर मैं उसकी क्लास के अंदर में वहां से बात करता हूँ उसके लेके। ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फॉर्मुलाज को लेके। तो कई बार ये होता है कि जैसे पिछले एक आया हुआ था, लंदन इक्वेशन के बारे में पूछ लिया, तो ये डायरेक्टली इक्वेशंस होती है, तो इक्वेशन के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है? तो इसके अंदर में मेरा जो अप्रोच रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने आप लोग के साथ में कवर किया था इलेक्ट्रोस्टेट को, फिर मैंने इलेक्ट्रिसिटी को कवर किया, और अब थोड़ा सा अभी जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से समझना। अभी मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ भाई, अभी मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है? हाँ, अभी क्या हो गया, बैंडविड्थ जो होती है, अभी काफी लोग जुड़ गए हैं, तो वो जो हमारा वॉइस है वो ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ, अब आप एक एटीसी ऑफिसर बन गए। ठीक है? अब एटीसी ऑफिसर बनने के बाद में आपकी सबसे पहली अप्रोच क्या होती है? ठीक है? क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी? पहली चीज, आपको जो भी काम करना है एटीसी ऑफिसर बनने के बाद में, तो आपको एक साउंड के ऊपर में सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि जब आप एक एटीसी, जहां पर कैबिन बना होगा, तो वहां से हर तरफ से साउंड आ रही होगी।
ठीक है? और हर तरफ से साउंड आ रही है, तो इसका मतलब आप लोगों के साउंड की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या बीट होती है, क्या हमारे पास में नोड्स होती है। तो साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एटीसी एग्जाम, ठीक है? जो कि हम इसके बाद में, जो हमारा अभी करंट में चल रहा है, इसके बाद में वो कवर करूंगा। फिर मैं बात करूं दूसरा, आपको वहां पे काम करना करना होता है सिग्नलिंग के ऊपर में, ठीक है? और जो भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए हैं, या फिर अदर ब्रांचेस से जुड़े हुए हैं, इनको ईएम वेव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। मैक्सवेल इक्वेशन होगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो वहां पर आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको ईएमआई वेव, यानी जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होगी, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि वेव थ्योरी आपकी सबसे जबरदस्त होनी चाहिए। आप सभी के आ रहे थे कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ा दो भाई, वेव ऑप्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? आप खुद दिमाग लगा के देखो ना। क्योंकि जो हमारे पास में है वो लाइट आ रही होगी रात के टाइम पे, अगर आप लोग को काम करना है, तो आपके पास में लाइट की पूरी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वहां पर जो वेव आ रही है, कब हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव हो रही है, क्या डिफ्रेक्शन होता है, क्या पोलराइजेशन होता है। तो वो यही एग्जामिनर जो होता है वो यही आप लोगों से एनालिसिस करना चाहता है कि आप कितने प्रॉम्प्टली अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। यानी कि आप जब एक एग्जाम, एटीसी का एग्जाम है, मान लो दो प्लेन एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो आप वहां पे कितना प्रॉम्प्टली अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है? तो वहां पर कहीं ना कहीं ये नोड्स, बीट, ये वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स, ये वहां पर काम करने वाली चीजें होती है, ठीक है? क्योंकि आप वहां पर बैठे तो आपके पास में वेव आ रही है, यानी कि जो लाइट आ रही है, लाइट को आप दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक रे के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, एक को वेव ऑप्टिक्स के थ्रू भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि रे से तो आप नॉर्मली डिफ्रैक्शन, या फिर ये हमारे पास में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इन चीजों के बारे में एनालिसिस कर पाते हैं। लेकिन जब आप लोग के पास में ये हो गया ना कि रे तो हमारे पास में दोनों तरफ से आ रही है, लेकिन वो हमारे पास में एक डार्क स्पॉट बना दिया, तो ऐसा कब पॉसिबिलिटी होती है? तो इसकी भी एक जो एटीसी ऑफिसर होता है उसको एक नॉलेज होनी चाहिए कि कितना उनके बीच में पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, क्या हमारे पास में उसका जो भी हम यंग डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो कि एक हुआ बना रखा आप लोगों ने दिमाग में, पता नहीं कितना डिफिकल्ट है भाई। आज जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा ना इसके लिए, जब आप इंटरफेरेंस करिएगा वेव ऑप्टिक्स का जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, तो आप सोचेंगे कि यार हमारी जिंदगी में सबसे आसान टॉपिक वेव ऑप्टिक्स था, और वेव ऑप्टिक्स को हमने इतना बड़ा दिमाग के अंदर में खुफिया बना रखा है उसका, कि भाई ये तो पता नहीं कितने बड़ी चीज हमारे लिए, ठीक है? तो वेव ऑप्टिक्स के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से काम करना होता है, इसीलिए एग्जामिनर जो होता है वेव ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है, ठीक है? बीइंग ए एटीसी ऑफिसर यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ वेव ऑप्टिक्स, एंड वेव, या फिर साउंड की बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स को लेके। थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स भी हमारे पास में जो 11th का चैप्टर आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ 12th का एक टॉपिक था जो कि मॉडर्न फिजिक्स के नाम से आप जानते हैं, ठीक है? मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पर हमारे पास में जो एक्सरे, पिछले जो प्रीवियस पेपर मैंने एक जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे आपको बताया था कि एक्सरे का जो हमारे पास में कितने क्वेश्चन आए हुए थे, उसकी वेवलेंथ निकालना। देखो वेवलेंथ पर ही हम अप्रोच क्यों करते हैं? क्योंकि वेवलेंथ हमारे पास में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर वेवलेंथ आप लोगों को पता लग जाती है ना, तो आप बेसिकली उससे ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि कलर की रेडिएशन कैसे आ रही है। जैसे मैं बात करूं ब्लू की, जो हमारे पास में वेवलेंथ होती है 534 नैनोमीटर होती है, रेड की हमारे पास में 634 या 630 के आसपास, नैनोमीटर के आसपास में होती है। तो ये वेवलेंथ से वहां पर फाइंड किया जाता है। जब मेरे पास में कोई प्लेन उड़ रहा है, तो वहां से मेरे पास में एक रेड रे आ गई है, ठीक है? रेड रेडिएशन मेरे पास में आ रही है, तो मुझे एक अप्रोच वहां पर दिमाग में लगानी पड़ेगी एटीसी ऑफिसर को, कि भाई ये मेरे पास में आ रही, तो यहाँ से वो कितनी दूरी पर रहा होगा, ठीक है? वो सारी कैलकुलेशन, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बात करते हैं कि एक्सरे के बारे में बात करें मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें कि रिएक्टर कैसे काम करेगा, और हमारे पास में न्यूक्लियर या फ्यूजन के बारे में हम बात करें, तो वो किस तरह से होना है, यानी कि एनर्जी का कैसे ट्रांसफर हमारे पास में हो सकता है, कैसे हम उसका बेटर यूटिलाइजेशन करके एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर आएगा। फिर ईएम वेव के बारे में मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया है। और जो फोटोक्रोमेटिक इफेक्ट है, फोटोक्रोमेटिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में बनता है, जिसका पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। वहां से आप लोग पूरा उसके अंदर में देख सकते हैं, जिसके अंदर में स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आपने लोगों ने देखा होगा, और क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे कि प्रीवियस पेपर में कितने पूछे गए, ठीक है? तो ये आप लोग की अप्रोच हुई कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनर के दिमाग में होते हैं, कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन देने हैं। क्योंकि बीइंग एटीसी ऑफिसर वो यही चाहता है आप लोगों से कि ये एटलीस्ट ये टॉपिक तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स को लेके। अब थर्मोडायनेमिक्स कहती क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आप लोगों ने पढ़ लिया, जीरो लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, ये सारी चीज आप लोग वहां से पढ़ लेते हैं। अब इसकी बात करें कि क्यों यहाँ से वो पूछता है, क्वेश्चन क्यों पूछना चाहता है? भैया आप जब एक एनवायरमेंट के अंदर में बैठे हैं, कि टीचर ऑफिसर बने बैठे हैं, तो अब प्लेन तो जो है वो बिल्कुल धरती पर तो उड़ नहीं रहा होगा, वो धरती से एक हजारों हजारों फीट की दूरी के ऊपर में उड़ रहा होगा। वहां पे टेम्परेचर का लेवल अलग रहा होगा, धरती के ऊपर में अलग रहा होगा, ठीक है? और बीच में कहीं उड़ रहा होगा तो वहां पर अलग लेवल होगा। तो वहां पर आप लोग को एक मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि यार जी मेरे पास में इतनी दूरी पे इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास में सेंड हो रही है, या कोई उसकी इंफॉर्मेशन में डिस्टोर्शन तो नहीं आ रहा है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से उसकी लैम्बडा में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर में कोई तो चेंज नहीं आ रहा है। तो वो सारी वहां पर मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी।
और ये जब मैनिपुलेशन होता है ना, तो इसीलिए जो एग्जामिनर होता है आपसे इन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एनएलएम को लेके, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को लेके। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की बात करें तो जैसे आपका प्लेन उड़ रहा है भाई, मतलब उसको पहले टेक ऑफ करने के लिए एक रनवे पर दौड़ना पड़ेगा। तो वहां पर आपकी क्या लग रही है, जो पहले जो आपके न्यूटन के लॉ होते हैं वहां पर लगते हैं। तो वहां पर भी आपको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरा जो प्लेन है किस स्पीड से, जैसे आप लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था केरला के अंदर में, कौन सा कॉफी जार था कौन सा, तो वहां पे वो प्लेन जो था टेबल टॉप से नीचे की साइड में स्किड कर गया था। तो वहां पर क्यों हुआ भाई, क्योंकि वहां पर स्पीड के ऊपर में कंट्रोल नहीं था। दूसरा वहां पे क्या हो गया, स्केटिंग होगी, यानी कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो स्किड कर गया वहां से और नीचे की साइड में चला गया। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते कहाँ भाई। अगर एक आप एटीसी ऑफिसर है, आपको ये नहीं पता कि भाई कितनी बारिश होगी, कितना वहां पर लेवल हो जाएगा, तो वो प्लेन वहां से स्किड करके निकल जाएगा। तो वो चीजें कहाँ से पढ़ने को मिलती हैं, आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ता है मोशन के बारे में, यानी कि मोशन को लेके, चाहे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रहा हो, या वन डायमेंशन रहा हो, या टू डायमेंशन रहा हो। टू डायमेंशन जैसे मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा जो प्लेन है ये वो उड़ने जब टेक ऑफ कर रहा है, तो इनिशियली उसके पास में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो इजिली वहां पर टेक ऑफ कर जाए। तो ये चीजें क्या होता है, रिलेट करनी पड़ेंगी आप लोगों को। और एग्जामिनर जो होता है ना, वो इन्हीं चीजों के ऊपर में काम करना चाहता है। वो नहीं, ये नहीं चाहता कि भाई आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है या नहीं पता। ठीक है, वो चाहता है कि प्रॉम्प्टली आप लोग को कैसे एक तुरंत एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि आप लोग के पास में करो या मरो की कंडीशन है भाई। प्लेन के अंदर में थोड़ा सा भी चूक होगी ना, तो प्लेन क्या होगा, क्रैश करवा सकते हो एक दूसरे को आगे, एक दूसरे के आगे लाके और उनको क्रैश करवा सकते हो। बाकी जो सिस्टम होते हैं उनमें आप बच भी सकते हो थोड़े, लेकिन जो अगर प्लेन एक दो क्रैश हो गए ना, तो उसमें से जो प्रोबेबिलिटी होती है बचने की किसी की, वो 1 या 2% होती है। ठीक है, तो इसलिए वो आपके थर्मोडायनेमिक्स या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर में आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर हम बात करें मैग्नेटिज्म को लेके। तो मैग्नेटिज्म ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास में सोलोनॉइड और इनसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अगर वॉइस नहीं आ रही हो तो भाई कोई भी अपना एक बार माइक ऑन करके मेरे को बता देगा। आ रही है वॉइस सभी के पास में भाई। ठीक ठीक ठीक। ठीक, ओके भाई, ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास में मैग्नेटिज्म को लेकर वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिज्म के अंदर में जैसे सोलोनाइड हो गया या फिर आयरन हो गया, इन सब चीजों के भाई, सोलोनाइड जो हमने बनाया उसके अंदर में आपने कौन सा ज्यादा डाले कि उसके अंदर में मैग्नेटिज्म पावर ज्यादा आ जाए। तो वो आप लोग, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो उसके अंदर में आप सॉफ्ट आयरन कोर है वो डाल देते हैं तो ज्यादा बेटर हमारे पास में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करना शुरू कर देता है। तो मैग्नेट के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो बेसिक आप लोग को मैंने अप्रोच बताई ना, वो आप लोग के टॉपिक यही है। सबसे पहला मॉडर्न फिजिक्स, क्यों पूछा जाता मॉडर्न फिजिक्स का, वो आप लोग को समझ में आई, क्योंकि वहां पर आप लोगों से वो जैसे पहले चैप्टर के अंदर मैंने डी ब्रो जो वेवलेंथ के बारे में बात करी थी, क्योंकि सारा जो हमारा पूरा चैप्टर का निचोड़ था ना, वो हमारा रुका था डी ब्रोई इक्वेशन के ऊपर ऊपर आके, डी ब्रोई की जो वेवलेंथ निकालने के ऊपर में आके। क्योंकि जो हमारे पास में लाइट आ रही है उसको जब चल रही है तो हम मानते हैं कि हमारे पास में एक रे की थ्रू चलती है, और जब हमारे पास में गिरती है कहीं पर, यानी कि फोटोन की फॉर्म में आती है, और जब वो टकरा रही है तो आप उसको एक पार्टिकल के नेचर के रूप में आप उसको मान लेते हैं। तो चैप्टर के अंदर में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। तो उस वेवलेंथ को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जाते हैं। तो वो आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए, इसीलिए वहां पर पहला टॉपिक आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स का वही उठा है, क्योंकि डी ब्रोई वेवलेंथ जो होती है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो ये हमारा फिजिक्स का जो भी था भाई, वो टोटली मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि क्या क्या फिजिक्स के अंदर में हमारी अप्रोच होंगी। तो फिजिक्स के अंदर में हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक वन, टू इलेक्ट्रिसिटी, थ्री मॉडर्न फिजिक्स, और चौथा हमारे पास में रे ऑप्टिक्स हो चुका है। और जो हमारे इसके मेजर पोर्शन जो बचे हैं वो हमारे पास में वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है, जो कि 3 या 4 लेक्चर के अंदर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला लेक्चर मैंने आप लोगों के दिमाग के अंदर में क्लैरिटी लाने के लिए किया था कि जो वेव फ्रंट आप लोग समझते थे ना कि क्या फेज होती है, क्योंकि पूरा खेल अभी फेज का चलने वाला है। अगर फेज या पार्ट डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ जाता है तो और क्लैरिटी आएगी इसके अंदर में। तो वो चीजें मेरे पहले लेक्चर के अंदर में छोटा रखने का ये था, और उसको थोड़ा सा ज्यादातर मैं प्रैक्टिकली उसके अंदर में चीजें समझाई, ताकि आप लोग के दिमाग में एक इमेज डेवलप हो जाए। और आगे जब चीजें पढ़ेंगे तो क्या वेवलेंथ होती है, कैसे हमारे पास में डाइफ्रैक्शन होंगे, क्या हमारे पास में इंटरफेरेंस होंगे, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। अगर पहला लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखा ना, तो आगे के 3 या 4 जो लेक्चर आएंगे ना, बहुत ही क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आएंगे, और आप एग्जाम के अंदर में कंफर्म लिए कि एकदम एक्यूरेसी के साथ में आप वहां पर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, फिर हम बात करें साउंड और थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे दो मेजर पोर्शन बचे हुए हैं। इनको हम वेव ऑप्टिक्स को खत्म होते ही वहां पे उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसको अब मैं कोशिश कराऊंगा कि दिन के अंदर में 1 से 2 क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाए। चलिए, अब भाई किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज फिजिक्स के अंदर में मेरे से बात कर सकता है उसके रिगार्डिंग। हाँ जी, बताइए। आ रही है आवाज, आप बताइए, क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, थोड़ा सा टाइम बचेगा फिर। या बताओ बताओ बताओ।
You want that I must cover that is syllabus, that topic on the board, whiteboard, na? Okay, 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 dear. I will. Okay, dear. I will. I will try to take a whiteboard class for that. Okay, for the next topic, like actually and atomic theory and mathematics for that. थ्योरी पोर्शन दोस्त मैं करवा तो रहा हूँ आप लोगों को, जो पहले आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ, तो वो तो कंसेप्चुअल चीजें है ना। कंसेप्चुअल चीजें तो आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। उसका कोई रामबाण नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को घूटी बनाकर आप लोगों को पिला दूं, भाई आप लोगों की कंसेप्चुअल तैयारी शुरू हो गई है, थ्योरी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को खुद एक सिस्टमेटिक डिवाइस देखे। ये जो एग्जाम होना है, ये इतनी आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पहली चीज, ये मैं इसका थोड़ा एडवांटेज आप लोगों को बता देता हूँ इस जॉब का जो है ना। इस जॉब का जो एडवांटेज ये है कि पहली चीज, ये आपकी केवल और केवल 5.5 घंटे की जॉब है। अगर किसी को नहीं पता हो तो 5.5 घंटे की जॉब है। 5 डे वीक है इसका। ठीक है, और सैलरी, आप तो उसकी तो बात ही मत करो, बहुत अच्छी इसकी सैलरी होती है। ठीक है। दूसरा, इसके जो आपको पर्क्स वगैरह मिलते हैं या फिर जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, वो बिल्कुल आपको बात करें कि वर्ल्ड जो, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत अच्छी आप लोगों को फैसिलिटीज वहां पर मिलती है। ये ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जिसका थोड़ा सा भी बेटर है ना, वो इस एग्जाम को बहुत इजीली कवर कर लेता है। और जिसका नहीं है, तो भाई उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग को बिल्कुल बेस से उठा के उस टॉप लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक है, थ्योरी पोर्शन मेरे साथ में जो भी कवर कर रहा है भाई, पहला लेक्चर हमेशा मेरा थ्योरी का ही होता है। उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर में अप्रोच करता हूँ। मैं न्यूमेरिकल पे अप्रोच करूंगा तो आप लोगों को सीधा समझ में आने वाला नहीं है वो चीजें। ठीक है, तो आप थ्योरी वहां से कैलकुलेट कीजिएगा। 1 से 2 बार आप रिवाइज कीजिएगा। आप दिन के अंदर में ये डिसाइड कर लो कि भाई मुझे 1 से 2 घंटा फिजिक्स को देना है। अभी शायद किसी के भाई बात करूं, कोई कॉलेज के अंदर में है या कॉलेज से पास आउट होने वाला है या फिर पास आउट हो चुका है, कुछ लोग जॉब के अंदर में भी होंगे। तो आप भैया अपने शेड्यूल को ना थोड़ा सा ऐसा बना लो कि एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो अपनी स्टडी को देने देने। अगर आप 2 घंटे भी अपनी स्टडी को दे रहे हैं ना, तो मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। आप 1 घंटे अपने फिजिक्स को दे दो, 1 घंटे मैथ्स को दे दो। अब बात करूँ मैं थोड़ी देर में नॉन टेक के पोर्शन के ऊपर में भी आने वाला हूँ कि नॉन टेक की आपको कैसे तैयारी करनी होगी, क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या बुक प्रीफर करनी है, कहाँ कहाँ से आप यूट्यूब चैनल। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल यार कुछ चलाना ही नहीं है भाई। ये तो आप लोग के लिए डेडिकेटेड है, जितना मेरे से बन पाता है मैं आप लोग की करता हूँ। और मैं किसी की कटाक्ष भी नहीं करता हूँ कि भाई वो ये करवा रहा है, वो ये करवा रहा है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या करवा रही है। मैं अपने आप में बेस्ट हूँ तो बेस्ट हूँ, या फिर मैं अपने आप में बैड हूँ तो मैं बैड हूँ। ठीक है। मैं जैसे अपना अपना तरीका है उसी तरीके से आप लोगों को जिसका मतलब डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। आपको बेटर लगता है, इट्स गुड फॉर मी। ठीक है, चलिए भाई आगे कोई और वो तो मेरे से एक बार बात कर लेगा जल्दी से। भाई एक कोई भी अपना माइक ऑन कर लीजिए। ये आयुषी है, इन्होंने अपना माइक ऑन किया, एक बार बता दीजिएगा आपका कोई डाउट हो तो। हाँ जी मैम। ल्यूसेंट की नहीं दोस्त, आप उसके लिए बिल्कुल भी आप टोटली उसके ऊपर में डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि जो ल्यूसेंट होती है ना वहां पर, वो आपकी कंसेप्चुअली ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाए, कंसेप्चुअली तरीके के लिए वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड के लिए, न्यूमेरिकल जो आएंगे उसके लिए मैं कभी भी आप लोगों को ल्यूसेंट को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको जो सीट दे रहा हूँ आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा कहीं भी इधर उधर मत भटकिए आप लोग। क्योंकि वो पूरे चैप्टर का ना निचोड़ है वहां पे, वो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि रैंडमाइज कहीं से भी उठा के हमने उसके अंदर में डाल दिए। ठीक है ना। वो सारे एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, वहां से उठाए गए क्वेश्चन है वो। हाँ जी। दोस्त क्या चीज। देखिए अभी तक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ना अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हाँ, दो चीज मैं बता दूं, कि आई और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने आप, वो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है। ये थ्योरेटिकल पार्ट ना आप खुद भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने सीट उसकी प्रोवाइड कर दी है। उसके अंदर में सारी चीजें लिख रखी है, क्या आई है, क्या आई के डिफेक्ट्स हैं। वो आप उनको वहां से पढ़ लेना भाई, वो छोटी छोटी चीजें थ्योरेटिकल, वो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्या हमारे पास में मायोपिया होता है, क्या हाइपर मायोपिया होता है, ये सारी चीजें एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, मैं इसको कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास में 9 मिनट है, 9 मिनट के बाद में मैं नॉन टेक पर आ रहा हूँ मैं। हाँ जी।
हाँ जी, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा जल्दी से। दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू मैम। अगर आप ये सीट जो आपको प्रोवाइड करी जानी है ना, यही आप लोग कर लेंगे तो आपके लिए सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आप लोग के वहां से कवर हो जाएंगे। हाँ जी, कोई और है अभी क्वेश्चन पूछने वाला? कौन से कौन से इलेक्ट्रिक सर्किट को लेके? जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस या फिर इस तरह से जो पूछा गया उसके उसकी बात कर रहे हैं क्या आप? देखिए पूछ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखिए एग्जामिनर का कुछ नहीं बता कि कौन से एग्जाम में कैसा दे देगा आप लोग के क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पहले डिफाइन नहीं कर सकते कि मेरे पास में यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल आप लोग को पूरा करना पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो चाहे वेव ऑप्टिक्स का हो। आप टोटली डिपेंड हो जाओ कि भाई वेव ऑप्टिक्स ही करना है मेरे को। तो वेव ऑप्टिक्स से आते कितने क्वेश्चन है? 3 या 4। बचे कितने? 26 क्वेश्चन। भाई वो कहाँ से करोगे आप लोग? वो भी तो कहीं ना किसी टॉपिक से उठाएगा ना। मतलब पिछली बार उसने मैग्नेटिज्म से दे दिया क्वेश्चन, तो हो सकता है आपकी बार मैग्नेटिज्म से ना दे क्वेश्चन, वो आप लोगों से इलेक्ट्रिसिटी से पूछ ले। तो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि 12th का सबसे मेजर पोर्शन है, जैसे मैंने बताया था क्लास के अंदर में, जब हम इसको पढ़ाते हैं ना आईआईटी जेई वाले बच्चों को, तो वहां से इसको कवर करने में लगभग लगभग मुझे 2 से ढाई महीने लगते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन इलेक्ट्रोस्टेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर हम बात करें ईएमआई हो गया, फिर हम जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके अंदर में हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो चीजें बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। हाँ जी बताइए। हाँ भाई बिल्कुल कवर करेंगे यहाँ पर ना, बिल्कुल कवर करेंगे। जो बीएससी की हमारी फिजिक्स होगी उसके अंदर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कोई और हो तो बताइए भाई। हाँ बताओ। अच्छा मेरा आई थिंक वैभव बात कर रहा है ना? कौन बात कर रहा है भैया? चलिए दोस्त, मैं जिसने भी क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप टेक्निकल ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, मुझे करना पड़ेगा नहीं सभी का फिर माइक ऑफ। हाँ, तो अभी जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको टेक्निकल पढ़े कितना समय हो चुका है? हाँ, कितना समय हो चुका है आपको टेक्निकल पढ़े? मतलब आपने कॉलेज से कितना टाइम हो चुका है पास आउट हुए? 1 ईयर हो गया। और अभी आप किसी ना किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप नॉन टेक पार्ट पढ़ रहे होंगे, कंफर्मली उसका है। ठीक है, तो अब ये मेरे को खुद ही आप आंसर दे दो कि आपको ज्यादा समय किस पे देना पड़ेगा इस समय। मतलब आप एग्जाम के अंदर में पूछ रहे हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वहां पर? जब एग्जाम होगा उस टाइम की बात कर रहे हैं या फिर अभी प्रिपरेशन के रिलेटेड बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पे हाँ बिल्कुल उसी पे आने वाला हूँ। मैं पहले तीसरा जो हमारा पोर्शन नॉन टेक का होगा उसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद में हम उसी के ऊपर में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको एग्जाम जब आएगा तो वहां पर अप्रोच करनी है, कि कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक आपको पहले उठाना है। चलिए, कोई और हो तो भाई फिजिक्स के रिलेटेड कोई डाउट हो तो आई थिंक मैंने सभी आपके फिजिक्स के डाउट तो क्लियर कर दिए होंगे। भाई ये कौन है? अवस्थी साहब कौन है? ये अपना माइक ऑफ कर लो दोस्त। हाँ बताओ बताओ भाई। भाई देखा, एससी वर्मा का मैंने बताया कि थियोरेटिकल पोर्शन आप वहां से कवर कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल के लिए आप वहां पे अप्रोच ना करें तो थोड़ा बेटर होगा। कुछ क्वेश्चन वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं जो हमारे पास में मीडियम लेवल के होते हैं, वहां पे वहां तक आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो आपको सीट दी जा रही है ना वो मोर देन सफिशिएंट है भाई, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है। एससी वर्मा जो बनाएगा ना बहुत हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन वहां पर डाले गए उसके अंदर में, ठीक है।
तो जो उन जिनका मैं कहूँ कि एग्जाम के अंदर में ज्यादा हमारे पास में वेटेज नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी होती है वो चीजें। आप उनको करो कि जो आज तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनको अप्रोच करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो आप जो सीट दी जा रही है वो एक क्वेश्चन है, वो कर लीजिए आप। कोई और है भाई? हाँ बताइए। हाँ आ रही है आवाज, बताइए बताइए आप। हाँ बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेट्स की जो होंगे ना हमारे पास में क्लास, बिल्कुल मैं उसकी प्रोवाइड करवाऊंगा आपसे। एक मैडम है, उनसे मैं आप लोगों के लिए वो क्लास अरेंज करवाऊंगा। 11th और 12th का जो मैथ होगा ना, मैक्सिमम वहां से कवर हो जाएगा आप लोग का। हाँ, वेन डायग्राम बिल्कुल हम बात करेंगे उसको लेके। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी मैम, बताइए। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। टे- बिल्कुल, जैसे हमारे पास में टेलर सीरीज हो गया, इन सीरीज के ऊपर में भी हम काम करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ जी। नहीं, नहीं, मैंने खत्म नहीं किया। आज भी मेरे किसी एक दोस्त ने लिखवाया कि 2-3 टॉपिक जैसे डायगोनलाइजेशन हो गया या फिर वेक्टर स्पेस हो गया या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इन पे नहीं आए हैं। तो मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा था, मैंने ये लेक्चर जो अपलोड कर दिए हैं, अगर मैं एक बार चेक कर लूँगा, नहीं किया है तो मैं इनके ऊपर में जल्द से जल्द वीडियो, अगर मेरे पास में जो लैपटॉप में होगा तो मैं जल्दी से उनका अपलोड कर दूँगा। अगर नहीं होगा तो मैं उनको जल्दी से आप लोगों के लिए दोबारा से रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है? आप मेरे को भाई किसी को ये भी हो ना कि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है। हाँ जी। आप उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कीजिएगा वहाँ से ना, जो वेक्टर स्पेस को लेके या वेक्टर कैलकुलस के वहाँ पे उसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा। थ्योरी पे मत जाइएगा, थ्योरी जितनी आप लोग को पढ़ा दी गई है ना, मोर देन सफिशिएंट है वो आप लोग के लिए। वेक्टर कैलकुलस के अंदर में क्या पूछ रहे हैं आप? उसके अंदर में थ्योरी पढ़नी है आप लोग को या न्यूमेरिकल करना है? उसकी थ्योरी दे रखी होगी ना डिटेल में। न्यूमेरिकल तो आप लोग के जो गेट के होंगे वो तो वहाँ पर अवेलेबल है ना। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जो अभी पूछ रहे थे, कि आपको वहाँ से मैडम सिर्फ ये करना है कि जो आप, हाँ, 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। वहाँ पे सिर्फ आपको ये करना है कि जो वेक्टर कैलकुलस की जो हम बात कर रहे थे, उसके न्यूमेरिकल्स आप अप्रोच कीजिएगा। थ्योरी उसके अंदर में मैं मानता हूँ कि पूरा उसने क्या कर रखा है, जितना भी बात करें कि इंजीनियरिंग लेवल का, वो सारा उसके अंदर में डाल दिया। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जितना पढ़ाया गया ना, वो सारे वहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। या फिर आप जितने आपको यहाँ पर क्लास में करवाए गए ना, जो वो क्वेश्चन दिए गए, वो आप लोग वहाँ से कर लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि जो रिफाइंड जो उसके अंदर से क्वेश्चन होंगे आप लोग को प्रोवाइड कर दूं, कि कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पर आप लोग को टिक कर रहे हैं। और कोई मेरा मतलब यहाँ पे अगर है भाई जिसके पास में बुक है मेडी जी वाली, तो उसकी कोशिश करके थोड़ा थोड़ा दो चार पेज आप लोग क्लिक करके चैप्टर वाइज ग्रुप के अंदर में डाल देंगे तो बेटर होगा। किसी और को थोड़ा सा उसका पैसा बच जाएगा, उसको नई किताब खरीदने से बच जाएगा, वहां से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो तो भाई बात कर लीजिएगा। हाँ जी मैम। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल अभी उसका मैंने ग्रुप आप लोगों के लिए कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि नया ग्रुप हमने कर दिया है, जिसपे हम डाउट्स के लिए आप लोगों के लिए बना दिया गया हो। हाँ, सुनो, सुन लो, 1 मिनट सुन लो। आज जो आप लोगों को सीट मिली है ना, उसका सॉल्यूशन वहीं पर उसके साथ में प्रोवाइड कर दिया। अब वो आगे का टाइम नहीं है, क्योंकि वर्क में ना इतने बिजी हो जाते हैं कि ध्यान में नहीं रहता कि मैंने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया या नहीं किया। ठीक है? अब की बार मैंने जो आप लोग को आज रे ऑप्टिक्स की मिली है, उसके अंदर में क्वेश्चंस भी आप लोग को दे दिए हैं, प्लस में उसके जो ऑप्शंस है वो भी दे दिए गए, लास्ट में उसके सॉल्यूशन भी आप लोग को दे दिए गए। ठीक है? तो आपको बार-बार उस, हाँ, तो आप अब उस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। हाँ जी। क्या कह रहे हैं? देखो, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ मेरा जो होता है वो लेक्चर आप लोग को देना होता है। जो मेरा मतलब जो मेरी अप्रोच होती है ना, आप उसको एक बार समझ लेंगे ना, तो आपको चीज़ें और क्लैरिटी के साथ मिल जाएँगी। पहला मेरा अप्रोच होता है आप लोगों को थियरी पोर्शन देना।
दूसरा जो अप्रोच होता है वो आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स की कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है वो आपको देना होता है। तीसरा मैं आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड करवाता हूँ। डीपीपी प्रोवाइड करवाने का आप लोग देखते भी होंगे कि पर लेक्चर के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है? जो लेक्चर के अंदर में पढ़ाया गया उसी के अंदर में वो डीपीपी दी जाती है। तो आपको दोबारा वो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आप उन डीपीपी को भी एक बार सोल्व कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा इस लेक्चर में कौन-कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। अब क्योंकि मेरे पास में इतना समय नहीं हो पाता कि मैं वो उसके लिए एक अलग से वीडियो शूट करूँ, तो हमारे देवाशीष सर हैं वो आप लोग को वहाँ पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? और जब ये सारा आप लोग का बिल्कुल सारा चीज़ देखो एटीसी लेवल का वही मैं बात कर रहा हूँ, उस डीपीपी के अंदर में आपके कांसेप्ट जो हैं उनको क्लैरिटी लाने के लिए होते हैं। ठीक है? एटीसी के लेवल के भी उसके अंदर में क्वेश्चंस होते हैं बट नॉट ऑल। मैं ये नहीं कहता कि सभी उसके अंदर में एटीसी लेवल के क्वेश्चंस हैं। कुछ मैं देख रहा था कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस की उस पे ऊपर कमेंट कर रहे थे सर। हाँ भाई वो सिंपल डाले गए हैं ताकि आपके कांसेप्ट जो आप लोगों ने पढ़े हैं ना वो आप लोगों की क्लैरिटी आ जाए कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ ली है। फिर चौथा मेरा जो काम होता है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड करना होता है प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो ये 4 अप्रोच को आप समझ जाओगे ना तो आप लोगों को तैयारी के अंदर में ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। डीपीपी सिर्फ इसलिए है कि आपका जो दोबारा से आपको वीडियो लेक्चर ना देखना पड़े, आपको ये समझ में आ जाए कि मैंने इस वीडियो के अंदर में क्या-क्या पढ़ा था, आप उन्हीं डीपीपी के थ्रू गो थ्रू हो जाओ बस। बना चुके हैं भाई, बना चुके हैं दोस्त, बना चुके हैं ग्रुप डिस्कशन। आप लोग थोड़ा-सा टेलीग्राम चैनल देखें। बिल्कुल भाई, आप लोगों के लिए ही बनाया अलग से काफ़ी लगभग 600 लोग वहाँ पर जुड़ भी चुके हैं उसके अंदर में। आप अभी उठे हो क्या दोस्त? हाँ जी। हाँ, उसकी 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 नहीं मिल पाएँगी दोस्त, उसकी ना मैं सिर्फ़ आप लोगों को जो सेट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, जो प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। उनकी डीपीपीज़ नहीं है, सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगा बनाने की नहीं बन पाती है तो आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर दे दूँगा मैं उसके। हाँ जी, बताइए। हाँ, देखिए मॉक टेस्ट जो पहले सीट लगा रहे हैं ना आप वो कर लो पहले। जो सीट आप लोग को दी जानी है ना वो एक तरह का आपका मॉक टेस्ट ही है। और जैसे टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएँगे उसके बाद में हम जैसे आप लोग को एक मैंने पहले भी पेपर दिया होगा टेस्ट बुक करके कुछ प्लस करके टेस्ट प्लस करके था वो। तो वो कोटा की एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है, उनसे मैंने वो डिज़ाइन करवाया था, तो उनसे मैंने बोल रखा है वो पेपर अपने डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे ही आप लोग की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मोर देन 14 से 15 दिन आप लोग को जब हमारा सिलेबस खत्म होगा, 14 से 15 दिन आप लोग को अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। ठीक है ना? जैसे कोई हमारे पास में एग्जाम डेट और अनाउंस होती है तो मैं कोशिश करूंगा अपने लेक्चर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनको बढ़ाने की करूंगा यहाँ पर, ठीक है? ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो जाए और जैसे हमारे पास में 10 से 15 दिन बचेंगे मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। चलिए भाई, और किसी का डाउट हो तो मैं आगे बढ़ूं? भाई पूरा गेट के जितने भी है ना उस बुक को खरीद लो या फिर जो भी भाई कोई आज ग्रुप में डाल देगा तो वो आप डाउनलोड कर लेना और वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? और उससे फालतू आप किसी कोई कह रहा है कि बीएससी की मैथ बुक पे जाना है, नहीं भाई बिल्कुल मत जाना उस चीजों को लेके, क्योंकि डायरेक्टली गेट का लेवल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आप लोगों से। कौन सा? फिजिक्स? फिजिक्स का मोर देन सफिशिएंट है, आप इन्हीं सीट्स को लगा लो, इससे बाहर कुछ नहीं है बस। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल भाई, उसके अंदर न्यूमेरिकल ही है सारे वे। सीट्स जो मिलती है ना बाद में, आज जैसे प्रैक्टिस सीट आपको रे ऑप्टिक्स की मिली है, तो रे ऑप्टिक्स की वो सीट लगा लो आप, वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ भाई, जल्दी से पूछो क्योंकि काफी लोगों की स्टडी जो है डिस्टर्ब हो रही होगी, 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर हमें यूज करते हुए। जल्दी से किसी का डाउट हो तो मैं नॉन टेक पार्ट पर आ रहा हूँ जल्दी। हाँ जी मैम, बताइए। अ, भाई नॉन टेक पार्ट के लिए तो देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा इसका टेक्स्ट बुक का, आप लोगों ने सुना होगा तो वहाँ पर भी आप लोग को वहाँ से मिल जाएँगे पेपर। देखिए नॉन टेक का तो आप कहीं से भी सर्च आउट करेंगे तो आप लोग को मिल जाने वाला है, ठीक है? बात आती है कि हमारे पास में टेक्निकल पार्ट के कहीं पर हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं उनको आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है? चीज़ें थोड़ी अभी स्लो चल रही हैं, लेकिन जैसे ही 15 तारीख या 16 तारीख हमारे पास में जनवरी की आएगी, जनवरी 15 या 20 के आस-पास में आप लोग को एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें प्रोवाइड होना शुरू हो जाएँगी। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर डाउट्स फॉर फिजिक्स और मैथ्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ नॉन टेक पार्ट को लेके। भाई 10 मिनट और दो मेरे को,
उसके बाद में मैं जो भी 1-2 डाउट होंगे आप लोग के कवर करूँगा। जल्दी से मेरे साथ में इस लास्ट पार्ट के लिए जुड़ जाओ जो कि आपका 60 मार्क्स का आता है, ठीक है? 60 मार्क्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो मेरे पास में पोर्शन बनता है वो जीएस का होता है। जीएस के अंदर में भाई माइक मैं फिर सबकी ऑफ कर दूँ? चलो भाई मैं ही कर देता हूँ, आप लोग तो खुद कर नहीं रहे हो। चलो। देखो, जो जीएस का पार्ट है होता है उसके अंदर में हमारे पास में क्या होता है कि हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है और पॉलिटी आती है, ठीक है? अब थोड़ा-सा ना इसको आप दिमाग में एक माइंड मैपिंग कर लो कि आपको नॉन टेक के अंदर में पढ़ना क्या है। नॉन टेक के अंदर में सबसे पहले आपके अंदर में हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री कौन-सी पढ़नी होती है? हमारे पास में जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है ना वो पढ़ लो भई आप लोग, ठीक है? दूसरा मेरे पास में आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो हमारे पास में फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एट लीस्ट उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब ये फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है कि जैसे कोई स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं, स्टैटिक जीके की बात करता हूँ कि भाई कहाँ पे कौन-सा स्टेट बनी हुई है, जैसे आपको पाक स्टेट के बारे में पूछ लिया गया, कहाँ पे कौन-सी रेखा बनी गई है, ठीक है? जो कई तरह की रेखा आप लोगों ने एलओसी वगैरह, एलएसी इन सब चीज़ों के बारे में बात करी, तो हमारे पास में स्टैटिक जीके टाइप में क्वेश्चन्स बन जाते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास में ज्योग्राफी के अंदर में ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास में पॉलिटी होती है, तो पॉलिटी तो भाई ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, आप इसके अंदर में हार्डली 4 से 5 घंटे लगाओगे ना तो आपके पॉलिटी के सारे कांसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता इसके अंदर में, कुछ हमारे पास में आर्टिकल्स को लेके होता है और फिर हम बात करें जैसे हमारे पास पार्लियामेंट को लेके हो गया, प्रेसिडेंट को लेकर हो गया या फिर प्राइम मिनिस्टर को लेके हो गया, नीति आयोग। नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट जो हमारे पास में इसका बनाया गया है, तो वो वहाँ से आप लोगों के पास में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को अपनी जीएस के अंदर में कवर करनी होती है। प्लस में आप लोग को देखना होता है करंट अफेयर, इसके साथ में आप लोग को करंट अफेयर देखना होता है। देखिए करंट अफेयर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, अगर वो आप लोग को चाहिए तो भाई मैं वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा और वो भी आप कर लेंगे तो करंट अफेयर के लिए वो भी आप लोगों के लिए कम से कम अगर 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं तो वो आप एग्ज़ैक्टली वो क्वेश्चन करके आएँगे, वहीं से वो आप लोग के क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल डिफाइंड जो स्टैंडर्डाइज़ेशन, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होगी करंट अफेयर्स की वो आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। जैसे आप कहेंगे तो अभी मैं दिसंबर की जो है वो पूरी डिज़ाइन्ड है, वो मैं आप लोगों के पास में भेज दूँगा। दूसरी मैं बात करता हूँ तो ये तो हो गया भाई मेरे पास में जीएस को लेके सेक्शन जो मेरे पास में आता है, ठीक है? दूसरा मेरे पास में जो आएगा इसका मैथ्स का और एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो मैथ्स जिसको आपने एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं और नॉन टेक के रिलेटेड भी आप लोग बात करते हैं जिससे, तो नॉन टेक के अंदर में सबसे पहला जो बनता है भाई कि इसके अंदर में सारा का सारा पोर्शन अरिथमेटिक से ही आता है, अगर मैं बात करूँ 95%। अब अरिथमेटिक क्या होता है? तो अरिथमेटिक के अंदर में होता है जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, ठीक है? पाइप एंड सिस्टम हो गया। तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं और इनके अंदर में बहुत हाई लेवल के नहीं पूछता है क्वेश्चन। जैसे आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके अंदर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? वो यहाँ पर इस तरह हाई लेवल के नहीं पूछेगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला आता है या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक आती है तो आप उसको ईज़िली 30 से 40 सेकंड के अंदर में सोल्व कर लोगे, ठीक है? आप वहाँ पर टाइम से वो आप लोगों का करवाएगा यहाँ पर, ओके? तो ये मैथ्स को या एप्टीट्यूड को लेकर बात हो गई। चौथा जो आपको इसके अंदर में पढ़ना पड़ता है वो इंग्लिश को पढ़ना पड़ता है। अब बात करें कि भई मैथ्स का जो एप्टीट्यूड है वो कहाँ से कवर करें? देखिए वैसे तो हमारे मार्केट के अंदर में जाओगे तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप लोगों को देखने जाओगे तो बहुत सारी मिल जाएँगी आप लोगों को या फिर आप कहीं ऑनलाइन भी देखोगे तो आप लोग को उसके अंदर में मिल जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफ़र करूँगा कि एक राकेश यादव पब्लिकेशन है शायद उसका कोई बुक आता है और उसके जो क्लास नोट्स हैं वो भी आप लोग कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है? उसमें भी बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। जो लास्ट के क्वेश्चन्स होते हैं वो अप्रोच जो करते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं या फिर कोई और बुक आ रही है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि शॉर्ट ट्रिक बताएगा वो। और जब यूट्यूब चैनल पे देखोगे ना तो उसकी जो बुक है उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग को मिल जाएँगी। तो आप बेटर है कि वो बुक उठा लो। एक जो उसका अरिथमेटिक पोर्शन आता है वो वहाँ से उठा सकते हैं या फिर एक पैरामाउंट इंस्टीट्यूट है उसकी एक अरिथमेटिक की बुक आती है। ठीक है? पैरामाउंट इंस्टीट्यूट जो दिल्ली के अंदर में उसकी एक अरिथमेटिक की बुक आती है, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। हार्डली 200-250 की आएगी और उसके अंदर में 100 ट्रिक्स के साथ में ही पूरा अरिथमेटिक समझाया गया है। तो जो भी आपको बेटर लगे कि भई आपको ये बुक खरीदनी है पैरामाउंट वाली, ये खरीद सकते हैं और दूसरी आप चाहो तो राकेश यादव की जो क्लास नोट्स हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। 150-200 के मिलेंगे या फिर किसी भी टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करोगे, हैंड रिटन नोट्स के नाम से वहाँ पे आप लोग को मिल जाएँगे। ठीक है? तो पहली चीज़ ये भई मैथ्स का आपको यहाँ से अप्रोच करना होगा। फिर इसके अलावा और कुछ मत करना भाई इसके अंदर में। कोई और बुक कोई कहे कि भई आप एसएससी की जो आती है बहुत दुनिया भर की बुक्स पड़ी हुई हैं, ट्रिकी उठा लो या वो उठा लो, आप उसके चक्कर में मत पड़ना क्योंकि इतना हाई लेवल का आपका एप्टीट्यूड यहाँ पर पूछा नहीं जाता। आप थोड़ा-सा भी पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ट्रिकी क्वेश्चन्स आएँगे, ट्रिक के साथ में आप उसको सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश को लेके। इंग्लिश का जैसे कल ही एक किसी दोस्त का आ रहा था कि सर 20 नंबर की इंग्लिश आती है। हाँ भाई 20 नंबर की इंग्लिश आती है, तो पढ़े कैसे? देखो इंग्लिश की जो बुक है इसके अंदर में एक किसी ने ग्रुप के अंदर में पैरामाउंट टू प्लिंथ करके भी एक बुक डाली थी, तो वो भी बहुत अच्छी है। वो भी पैरामाउंट की है
वो भी आप वहाँ से ग्रुप के अंदर में जो डिस्कशन ग्रुप आप लोग के लिए बनाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा एक मिरर ऑफ इंग्लिश करके कुछ आती है, अशोक गुप्ता या कुछ ऐसा करके ऑथर है, वो भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग को मिल जाएगी किसी ना किसी पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर आप परचेज़ भी कर सकते हैं उसको। फिर तीसरी बात करें कि वोकैब, वोकैब कहाँ से करें भाई? आप ये सब चीज़ें तो कर लोगे, वोकैब कहाँ से करें? तो वोकैब आती है, एक ब्लैक बुक करके आती है। एसएससी की एक ब्लैक बुक करके आती है, तो आप वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है? ब्लैक बुक, या फिर आप खाली पैरामाउंट के अंदर में भी जो क्वेश्चन्स है ना, पैरामाउंट टू प्लिंथ जो बुक दे रखी है, उसके अंदर में भी जो वर्ड मीनिंग्स हैं या फिर सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वो भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है। वो भी आपके एग्जाम के अंदर में एज इट इज पेपर में अंदर में क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है? फिर हम बात करें भई, ये तो हमारे पास में जीएस का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया। अब इनकी वेटेज देख लेते हैं। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भाई मैं आप लोगों को मैं यहाँ पर आप लोगों को करवाऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में करवाऊँगा। तो जो भी आपका जीआई या फिर हमारे पास में रीजनिंग होगा, वो 15 नंबर का जो हमारे पास में आने वाला है, वो वहाँ पर कवर करवा दिया जाएगा। आप देखते ही क्वेश्चन को टिक कर दोगे वहाँ पे। अगर मान लो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना रीजनिंग के, तो मैं इतना अश्योर करता हूँ आप लोगों को, जो मैं आपको करवा दूँगा, तो आपके 12 से 13 नंबर कहीं नहीं जाने वाले उसके अंदर में। बट 3 नंबर के लिए आपको थोड़ा-सा एफर्ट करना पड़ेगा। 1-2 टॉपिक जो बाहर से कहीं पूछ लिए जाते हैं, जो हम नहीं करवा पाते, ठीक है? जितना मेरे पास में है, मैं आप लोगों को सारा कंटेंट दूँगा। रीजनिंग ऐसे करवा दूँगा कि 15 के 15 आप एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जाएँगे। अगर नहीं भी आता तो तुक्का भी मारेंगे तो आपका सही हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है? 12 नंबर के लिए मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि 12 नंबर आपको उस एग्ज़ाम में मैं दिलाऊँगा आपके रीजनिंग के अंदर में, ठीक है? बस समय की थोड़ी ऐसी हो जाती है कि समय पूरा दे नहीं पा रहा, जिसकी वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। आप लोग को पूरा रेगुलर क्लास नहीं मिल पाती है। अब बात करें दूसरा हमारे पास में एप्टीट्यूड जो 15 नंबर का है, जो 15 नंबर का एप्टीट्यूड बनेगा, उसके अंदर में आपको मैंने बुक बताई कौन-सी, एक तो पैरामाउंट जो पैरामाउंट की एक बुक आती है अर्थमेटिक करके, अर्थमेटिक की करके आती है, वो बुक वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके जो राकेश यादव के नोट्स है वो आप लोग ले सकते हैं। क्लास नोट्स केवल अर्थमेटिक के। थोड़ा-सा आप लोग को बात करें तो अलजेब्रिक जो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक भी वहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो वो आप लोग कर लोगे उसके क्वेश्चन्स को। तो पहले आप अर्थमेटिक को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर सको, ठीक है? फिर मैं बात करता हूँ जीके का, तो जीके आप लोगों को मैंने बता दी कहाँ-कहाँ से पूछी जाएगी, 2 या 3 नंबर के करंट अफेयर आप लोगों से पूछे जाएँगे, और फिर हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इन चीज़ों के साथ में वहाँ पर आप क्वेश्चन्स को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भाई टोटल हमारे पास में जितना भी पोर्शन होगा 20, 15, 30 और ये 60, तो टोटल हमारे पास में 60 नंबर का पोर्शन यहाँ से कवर होगा। बुक मैंने आप लोगों को बता दी है कौन सी कहाँ से क्या करनी है। अगर आप लोग का कोई और डाउट हो तो दोस्त पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय मैंने ले लिया है। हाँ जी, बताइए अमित। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, देखिए हाँ, ज़रूर, ज़रूर, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं आप लोगों से। एओ का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमित आपने। अमित ये वही हैं क्या जो टाइम फ्रेम पे एडिट करते हैं? अरे वाह! अमित बहुत अच्छी बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो अमित आप ना। थोड़ा जो व्यूअर है उनको एक ईज़ी हो जाता है कि हाँ, और ये जो करने के लिए ना एक बहुत डेप्थ स्टडी चाहिए होती है। अगर कोई वीडियो देख रहा है ना, अगर इस तरह की कोई वो अगर टाइम फ्रेम डेवलप कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से वहाँ पे वो तैयारी कर रहा है। सभी के लिए मैं बहुत-बहुत मैं आप लोग कहूँगा कि एक गुड विशेज़ है मेरी तरफ से कि आप अपने उन लेक्चर्स को देखिएगा और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है? चलिए मैं बात करता हूँ इसको लेके। जो आपने एओ के बारे में बात करी है, तो एओ के अंदर में अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो उसके अंदर में आपका मैथ्स 11-12th स्टैंडर्ड तक का आता है भाई, ठीक है? दूसरा हम बात करें कि जो हमारे पास में जो आप लोगों ने पूछा कि एविएशन को लेके, मैनेजमेंट को लेके आपके पास में क्वेश्चन्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं? देखिए, उसके लिए हमारे एक साथी हैं, एओ हैं वो, अभी अहमदाबाद जो अपना एयरपोर्ट है, वहाँ पर अभी वो हैं। तो उनसे मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़रूर आप लोग के लिए वो एक, क्योंकि उनको इंडस्ट्री में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन्स होंगे, वो वहाँ पर आप लोग के यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करें। देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा अ, इसके अंदर में डेप्थ में जाना नहीं होता अपने को, लेकिन वो जैसे बताएँगे, आप उसके अकॉर्डिंग भी एक स्टडी करेंगे, तो मोर देन सफिशिएंट होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी। अभी कोई और क्वेश्चन हो तो दोस्त पूछिए। हाँ जी, बताइए। हाँ, हाँ, बताइए ब ओके, ओके। दोस्त मैं बिल्कुल इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करूँगा, और ये तो मेरे लिए बहुत बेटर हो जाएगा कि आप अगर उसने उस टॉपिक को पढ़ा है, तो आप थोड़ी बहुत अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक्स होंगे वो वहाँ से कवर करवाए जाएँ। एक बार उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो।
हाँ जी। कोई और हो तो भाई जल्दी से पूछ लो। कौन सा? कौन सा दोस्त? ये वाला पास, जीएस वाला पार्ट। हाँ बिल्कुल यार, देख मैं अभी तो क्या है कि इसके ऊपर में काम कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा, फैकल्टी हैं अपने पास में, जो साथी हैं अपने, तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ इसके बारे में। अगर वो करवा देंगे, जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी वो वहाँ पर करवा देंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ उसके लिए ना, क्योंकि नोट्स वगैरह सब, क्योंकि पहले। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिएगा, आपको जो बेस्ट चीजें होंगी ना वही आप लोग को मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी मैंने आप लोग को रेफर कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए, आप लोग सेलेक्ट। बिल्कुल, आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। मेडिजी वाली बुक है, मोर देन सफिशिएंट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और 100 ट्रिक्स आप लोगों को चाहिए तो आप उसके लिए पैरामाउंट की जो बुक है ना उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। क्योंकि मेडिजी की मैंने देखी हुई है बुक, उसके अंदर में 100 ट्रिक्स कम दे रखी होती हैं। वो लॉन्ग मेथड से आप लोग को सॉल्यूशन के लिए लेके जाते हैं। और जो यूट्यूब है उसके अंदर में भी आप लोग को राकेश यादव की जो क्लास नोट्स हैं उनके भी आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं। देखो, बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो इसके अंदर में अरिहंत का है ना शायद, मनोहर जो आप बताएँ, अरिहंत पब्लिकेशन के थ्रू आती है वो, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। कौन से का? अच्छा, ठीक है। देखो आप, देखो बुक आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, जो अरिहंत वाली आती है वो पढ़ सकते हैं, मनोहर पांडे जो भी आपने बताई वो बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियस पेपर में आप अब हिस्ट्री पढ़ने चलेंगे, आप एसएससी लेवल के थोड़ी ना पढ़ोगे दोस्त वहाँ पे। आप लोग को ये देखना पड़ेगा कि किसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर में। अब आप 20 नंबर जो आपकी कितनी जीके मैंने बताई 10 नंबर की आती है, तो 10 नंबर के लिए आप ये थोड़ी ना कि पूरा पढ़ लोगे। आपको मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताऊँगा। आप देख सकते हैं, कुछ चैनल है मेरे पास में, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। एक स्टडी 91 करके कोई चैनल है, मैंने कभी उसको देखा था, और उसने ना पूरा का पूरा ब्रीफ कर रखा है। जो 100 साल का इतिहास है ना, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर में पूरा कर रखा है, और एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन वहां से फंस जाते हैं, ठीक है। और बाकी कुछ होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा उसके बारे में, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे वो बिल्कुल समराइज तरीके से बता रखा है उस लड़के ने। पुरानी वीडियोस में जाना, नया तो आजकल वो कुछ डिजिटल बोर्ड वगैरह पे ले रहा है, उस पे नहीं, कहीं प्लेलिस्ट के अंदर में देखना कि समराइज एनसीईआरटी कुछ करके दे रखा है, कि 100 साल का इतिहास करके दे रखा है, कहीं पे कहीं दे रखा है मुगल का इतिहास पूरा दिख रखा है, तो वो समराइज करके है, उसको प्रीफर कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आप लोग। हाँ जी। कोई और हो तो भाई पूछ सकता है, जल्दी से वाइंड अप करते हैं, नहीं फिर। हाँ जी, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, कोई इशू नहीं, बताइए। हाँ, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अभी तो हमारी, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ, ये क्लास जो हम कर रहे हैं ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रही है भैया, आप लोगों के पास में दोबारा से ये मैं इसको यूट्यूब चैनल पे है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ से भी आप इसको, जो-जो हमारी बातें हुई, वहाँ से आप इसको रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है? जो बात करें सिलेबस को लेके, तो सिलेबस जो हमारा रहेगा, ये जैसे भी हमारा अभी तो वही दिन के 1 या 2 लेक्चर आप लोगों के पास में मिल रहे हैं। क्योंकि पता है कि भाई जॉब जो हमारी होती है वो शिफ्ट जॉब होती है। आप सबको पता भी है कि भाई दिल्ली मेट्रो में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा इश्यू रहता है टाइमिंग को लेके, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग, इस तरह से शिफ्ट जॉब रहती है। तो उसकी वजह से 1 या 2 लेक्चर आप लोग को अभी मिल पा रहे हैं। लेकिन जैसे कोई एग्ज़ाम डेट हमारे पास में एक अनाउंस होती है, तो मैं कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्लास में प्रोवाइड करवाने की। ठीक है? हाँ, आपका ये मैं एश्योर करता हूँ कि सिलेबस जो होगा आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मैं कवर करवा दूँगा, ताकि 10 दिन जो आपको मॉक टेस्ट के लिए मिल जाएँ। हाँ जी। कोई और हो तो डाउट भाई बता दो। हाँ जी, बताइए। देखो, ये टोटल आपका फाइनल ईयर का कोई रिजल्ट नहीं बनता है दोस्त। जो भी हमारे पास में बनता है ना, वो एग्रीगेटेड बनता है। जो भी रिजल्ट होता है ना, जो डिग्री के अंदर में लिखा आता है, वो कभी भी आपकी फाइनल डिग्री का नहीं होता है। अब मान लो मैं कहूँ कि मैंने तो फर्स्ट ईयर में जो था मेरे पास में 50% थी, और लास्ट ईयर में मैंने भाई 80-90% मार लिया। तो 90% वो काउंट नहीं हो गया। आपकी टोटल जो 4 सेमेस्टर के अंदर में आपने किया है, तो वो आपका 60% या उससे अबव होना चाहिए, वो आपका क्राइटेरिया होता है इसके अंदर।
बिल्कुल, हर किसी का अपना होता है, कोई सीजीपीए देता है, कोई जीपीए करके देता है, वो 10 से मल्टीप्लाई करके दे दो। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, वहाँ पर मेरे को सीजीपीए होता था। मान लो हमारा 8 पॉइंट रहा है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके सीधा 80 बना दिया करते थे। तो कई-कई स्कूल्स जो हमारे पास में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज होते हैं, उनका अपना-अपना अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो वो यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही है ना, जो क्राइटेरिया वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो आप अपने परसेंटेज के अंदर में यहाँ फिल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी डिग्री मिलेगी या फिर आपको फाइनल जो मार्कशीट मिलती है, उसके पीछे वो क्राइटेरिया लिखा होता है कि भाई ये इसको नंबर को परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट किया जाए, तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आने वाला आप लोग के साथ में। आवाज़ कट होगी दोस्त आपकी दोबारा से। हाँ जी मैम, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल, आप अगर ल्यूसेंट है तो देखो, ल्यूसेंट तो पहले ये माना जाता था कि हर एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होता है ना, हर एग्ज़ाम के अंदर में ल्यूसेंट को एक ग्रंथ माना जाता है। जैसे बात करें कि फिज़िक्स के अंदर में एससी वर्मा, उसको ग्रंथ माना जाता है कि भई वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन्स बन जाएँगे। तो उसी तरह से ल्यूसेंट को भी वही माना जाता है, ठीक है? तो आप वो बुक है तो मोर देन सफिशिएंट, वो भी पढ़ सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि समराइज़ तरीके में आप लोगों को मिले, तो मैंने अभी जस्ट एक चैनल का नाम बताया, वहाँ पे आप प्रेफ़र कर सकते हैं। या फिर अपने अपने यहाँ पर मैं एक जो अपने साथी हैं उनको मैं बोल दूँगा, वो यहाँ पर आप लोगों को करवा देंगे फटाफट, पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को समझा देंगे जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। क्योंकि 10 नंबर के लिए हम ज़्यादा इसके अंदर में रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, इस पोर्शन को आप छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, सुमित दोस्त 1 मिनट रुको, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। इस पोर्शन को हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि 60 नंबर हैं, 60 के अंदर में कम से कम आपको 50 अबोव मार्क्स इसके अंदर में लाने पड़ेंगे। माइक ऑफ हो गया? नहीं, माइक तो चल रहा है मेरा। आवाज़ नहीं आ रही क्या? अभी अभी आ रही है आवाज़? अच्छा, अच्छा, हाँ। तो वो चीज़ है कि हमें किसी को भी अभी आ रही होगी, अभी आ रही होगी दोस्त। हाँ, माइक कहीं हाथ लगने की वज़ह से बंद हो गया था मेरा। तो इसके अंदर में आप लोग को मैंने बता दिया कि भई ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है इस नॉन टेक पार्ट के लिए, ठीक है? आप लूसेंट पढ़िए या कोई और बुक पढ़िए तो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, और कोई भाई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बताइए। हाँ जी। आज शीट भेजी है, वो देखी है दोस्त आपने? उसके अंदर में 250 क्वेश्चन, 250 या 300 क्वेश्चन के आस-पास में है। ठीक है? वो क्या है कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन्स हैं। आप मैं ऐसे कहीं से भी रैंडमाइज़ क्वेश्चन उठा के दे दूँगा, तो जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं रहेंगी, तो क्या फ़ायदा उनका? आपका टाइम वेस्ट होगा। ये वो क्वेश्चन्स हैं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिकेट तरीके से प्रूफ रीडिंग के बाद में जो कोई एग्ज़ाम के अंदर में डाले गए। आप इनको सोल्व कर लो भाई, मोर देन सफिशिएंट। इन्हीं शीट को ना 1 से 2 बार लगा लो आप लोग। ज़्यादा करोगे, इतना इतना हाई लेवल का भी नहीं पढ़ना होता है इसके अंदर में ना। जितना आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो पता नहीं आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बोल दिया गया। नहीं, वो नहीं है आपका। ठीक है भाई सुमित? चलो। किस किस चीज़ का? चलो। अच्छा, चलो भाई, किसी को कन्फ्यूज़न होने नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर ना। आप लोगों के लिए बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से टाइम टेबल डेवलप करते हैं हम आप लोगों के लिए। देखो, आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं 5 सब्जेक्ट। पहला आप लोगों को जो पढ़ना है वो फिज़िक्स पढ़ना है, दूसरा आप लोगों को मैथ्स पढ़ना है, और तीसरा आप लोगों को पढ़ना है जीएस, और फोर्थ आप लोगों को पढ़ना है इंग्लिश, और पाँचवाँ आप लोगों को पढ़ना है जीआई, और लास्ट आप लोगों को पढ़ना है कौन-सा? रीज़निंग पढ़ना है भाई। 5 3 3 6 6 शायद सब्जेक्ट बनेंगे, किसी का 1-2 ऊपर-नीचे बन रहा हो तो भाई जोड़ लेना, इसके पार्ट्स में कर लो। ठीक है? तो आप डिसाइड करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय, अभी जो भाई नॉन टेक से बिल्कुल जो टेक्निकल पोर्शन है उससे बिल्कुल टच में नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपके दिन के अंदर में 24 घंटे हैं, ठीक है? अगर आप मान लो जॉब के अंदर में जा रहे हैं तो भाई 8 घंटे आपके जॉब के निकाल लो, 2 घंटे आप अपने वहाँ से ट्रैवलिंग या इधर-उधर आने-जाने के लगा लो। यानी फिर भी आप लोग के पास में 14 अवर्स हैं, और जो भाई अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं खाली, उनके पास में 24 अवर्स हैं। तो आप अपने इन 24 को अवर्स को इस तरह से डिज़ाइन कीजिएगा कि आप मैक्सिमम टाइम जो है अपने टेक्निकल पोर्शन को दो। क्योंकि टेक्निकल पोर्शन आप नॉन टेक पार्ट है उसको आप बिल्कुल ईज़िली कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं आता है उसके अंदर में, लेकिन छोड़ना उसको भी नहीं है। तो दिन के अंदर में कम से कम 3 घंटे आप मान के चलो कि आपको फिज़िक्स और मैथ्स को देने पड़ेंगे। ठीक है? क्यों मैं इतना बोल हाँ जी। दोस्त, वो मैं बताया कि जो पीडीएफ फॉर्मेट था ना, सारा मैंने जो डिज़ाइन कर रखा था मोबाइल के अंदर में, सारी मैंने कंपाइल करके डाली हुई थी, और मेरा फ़ोन हो गया फॉर्मेट, जिसकी वज़ह से सारी फाइल्स जो डैमेज हो गई हैं।
अब मैं कोशिश कर रहा हूँ रिट्राइव करने की, या दोबारा से जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उनको दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग मेरे पास में 100 के आसपास में मैंने पूरे चैप्टर, जो 100 टॉपिक हमारे स्टैटिक जीके के अंदर में हमें पढ़ने पड़ते हैं, सारी की सारी फाइल्स थी, वो सारी डैमेज हो गई है। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से उनको रिट्राइव किया जाए, ठीक है। तो भाई ये फिजिक्स और मैथ्स को आपको ज्यादा से ज्यादा समय देना है, यानी कि इनके अंदर में प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। फिर दूसरी प्रैक्टिस, रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग भाई जो मैं आप लोग को करवाऊंगा, वो नोट्स भी आप लोग कर लोगे ना तो सफिशिएंट। वो आप लोग को मेरे साथ साथ में रीजनिंग के डे बाय डे प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। रीजनिंग हम मैक्सिमम 5 से 10 दिन के अंदर में पूरी कवर कर देंगे, ठीक है। फिर हम बात करें एप्टीट्यूड को लेके, तो एप्टीट्यूड के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बुक मैंने दी कि शॉर्ट ट्रिक मेरे पास में, क्योंकि ये ऐसे पोर्शन होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर में टाइम सेव करेंगे। रीजनिंग हुआ, रीजनिंग आपका 15 क्वेश्चन आए ना, तो आप उसको विद इन 7 मिनट भी कर रहे हो ना, तो आपके पास में हर क्वेश्चन की जो 1 मिनट मिलती है, तो आपके पास में 8 मिनट वहां से बच जाती है उसके अंदर में, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट्स है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कुछ जो है अभी हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके लेके, लेकिन इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं आएगी। आप उसके अंदर में प्रीवियस जो पेपर है कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों को भेज दूंगा उन चीजों को लेके, तो वहां से उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और वोकैब के लिए मैंने बताया कि ब्लैक बुक करके कुछ आती है एसएससी की, वो आप पढ़ लो भाई, ठीक है। तो ये आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, यानी कि 3 घंटे आपको दिन के अंदर में फिजिक्स और मैथ्स को देने देने पड़ेंगे। अगर ये सोच रहे हो ना कि भाई नहीं अभी तो मैं टेक्निकल पढ़ लेता हूँ और मेरा नॉन टेक पार्ट है, जब पेपर आएगा ना उससे 10 दिन पहले पढ़ लूंगा, ये दोस्त भूल के भी गलती मत कर देना आप लोग। वरना एग्जाम में बैठ के ना ये देखोगे अरे भाई वो कितने अटेम्प्ट कर लिया, अरे वो कितने अटेम्प्ट कर गया, ठीक है ना। ये वहां पे ये नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप लोग को जितनी भी मिनट मिल रही है, 120 मिनट मिलती है, जितना भी आप लोग को मिल रहा है ना, तो आपकी पूरी नजर अपने एग्जाम क्रैक करने पे होना चाहिए। वहां पे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मैंने अपनी सीट तो कंफर्म कर ली है, बाकी तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करके जो भी है वो बाकी की सीटों के लिए अपनी लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी एक सीट कंफर्म करके ये कॉन्फिडेंस के साथ में अपने एग्जाम में उतरना है। तो मैंने वही बताया कि 3 घंटे आपको फिजिक्स और मैथ्स को देने हैं, और ये जो बाकी के जो पोर्शन बच गए इनके लिए आप दिन के अंदर में 2 घंटे भी निकाल लोगे ना, सफिशिएंट है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो जॉब वाले पर्सन है भाई, उनके लिए 14 घंटे बचे हैं, तो 14 घंटे आप 5 घंटे अगर इस प्रिपरेशन के लिए निकाल दोगे, तो आपके पास में लगभग 9 घंटे बच रहे हैं। 9 घंटे भाई सफिशिएंट होते हैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। और जो भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी टोटली प्रिपरेशन कर रहे हैं डिपेंडेंट होके, तो वो आप लोग के लिए 5 घंटे निकाल दे तो आपके लिए बच गया 19 घंटे। तो 19 घंटे में आप जितना और टाइम यूटिलाइज करना चाहें पढ़ाई में कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं और इधर उधर जाने आने में तो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको एक शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा कि भाई मैं अभी तो नॉन टेक्निकल पढ़ लूंगा, लास्ट में नॉन टेक पढ़ूंगा। ये मत करना आप लोग। अभी सारी चीजों को एक साथ लेके चलो, टाइम बाउंड हो जाओ कि भाई मुझे 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, जितने बजे अभी आप लोग उठते हैं, तो मुझे पहले ये सब्जेक्ट उठाना है, फिर मुझे ये सब्जेक्ट उठाना है, शाम के टाइम पे मुझे ये रिवाइज करके। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ, सभी के मोबाइल में एक रिकॉर्डर होता है भाई, ठीक है। नहीं है तो भाई एक डोल्बी का रिकॉर्डर आता है, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे फायदा मैं चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ये चीजें ना याद नहीं होती हैं कभी भी, हम इनको रटते नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज किया जाता है। जितनी बार आप अपने कानों से सुनोगे ना, उतनी आप लोग के दिमाग के अंदर में क्लैरिटी आती चली जाएगी। तो आप अपनी वॉइस के अंदर में इनको वहां पे डाउनलोड कर लो, मतलब उनको आप रिकॉर्ड कर लो, और जब भी समय मिले बस अपने ईयरफोन ट्रेवल कर रहे हो तो उन्हीं को अपनी आवाज को खुद सुनो। तो अपनी आवाज को सुनोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। शुरू शुरू में अजीब सा लगेगा कि क्या सुन रहा हूं मैं, लेकिन वो चीजें आप लोगों को बार बार फिर किताब खोलने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ना जो बुक आप लोगों ने पढ़ी है वो चीजें आपकी आंखों के सामने चल रही होंगी। तो ऐसे आप इनकी जो जीएस का पार्ट होता है बार बार रिवाइज करो। 10 दिन आप इसी चीज को पढ़ लेना। जब मैं बात करूं, जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो मैं यही करता था कि एक छोटा सा मैंने स्पीकर ले लिया और अपनी आवाज जो थी वो रिकॉर्ड कर लिया करता था, और रिकॉर्ड करने के बाद में रात में जब सो रहा हूं ना, तो मुझे किसी गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं होती थी, उसी को चला दिया और बस कानों में बज रही है, 1 घंटा आधे घंटे जितनी भी चली, बीच में नींद आ गई अपने आप, ठीक है। तो वो एक तरीका भी होता है कि आप लोगों के दिमाग में वो चीजें बार बार, सोते टाइम सबसे बेटर होता है ये चीजें करना। तो आप वो भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ माइक जो स्पीकर्स होते हैं वो आप लोग के पास में, मैक्सिमम लोगों के पास में होते हैं, तो वो भी आप लोग रख के अपने रात के टाइम पे थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की आवाज में सुन सकते हो, ठीक है। जो म्यूजिक वगैरह सुनने के शौकीन है सोते टाइम पे, वो भाई थोड़े दिन जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम तक आप लोग उसको प्रीफर करो। आप लोग बहुत मजा आएगा इस चीज को, ये स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाओगे, ठीक है। और को भी किसी का डाउट हो तो, मैं 1.5 घंटा आप लोग का ले चुका हूँ। हाँ जी बताइए। अच्छा, तो अभी इन वीडियो के बारे में बात करें। देखो दोस्तों, अभी जो वीडियो है ना वो आप लोग पहले देखो। मान लो आप लोगों ने पूरा मैट्रिसेस का देख लिया, तो मैट्रिक्स का पूरा कंप्लीट करो, पूरा यूनिट कंप्लीट करो। आप ये नहीं कि मैंने मैट्रिक्स का एक यूनिट किया
पहला लेक्चर देखा और उसी के मैं क्वेश्चन लगाने लग गया, नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आगे हमारे साथ में जुड़ी होंगी, जहाँ पर आप लोग और क्लैरिटी के साथ में वो कांसेप्ट मैं बार-बार उनको रिकॉल कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है? तो पूरे लेक्चर आप देखो, उसके बाद में आप अपनी पूरे मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन्स आए हुए हैं, उनको वहाँ पर लगाओ। चलो जी, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई? हाँ, बताइए। दोस्त मैंने वही बताया कि अभी मैंने टाइम को आपके साथ में बताया कि 24 घंटे आप लोग के पास में है, 8 घंटे आप लोग जॉब को दे रहे हैं, 2 घंटे आपके ट्रैवलिंग वगैरह इसके लिए मैंने बोल दिया, 5 घंटे आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। 3 घंटे आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए देने हैं दिन के अंदर में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे जो अभी मैंने एक ट्रिक बताई ना कि आप अपनी आवाज़ में चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है ना? वो उस ड्यूरेशन के दौरान आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब आप दिन के अंदर में 3 घंटे भी देना चाहते हो ना, तो सफिशिएंट है। 2 घंटे आप अपनी ट्रैवलिंग में या इधर-उधर जाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जॉब के साथ में देखो, जॉब के साथ में 8 घंटे, 8 से 10 घंटे हम भी जॉब करके आते हैं। उसके बाद आप लोग के लिए पूरा मटेरियल भी तैयार करते हैं, और उसके बाद उसको यहाँ पर लेक्चर के साथ में डिलीवर भी करता है। एक लेक्चर बनाने में मुझे करीब से करीब 1.5 घंटा लगता है। क्यों लगता है? मैं वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले मुझे आपके लिए वो नोट्स बनाने पड़ते हैं, ताकि मैं बोर्ड पर ना समझाऊँ। बोर्ड पर समझाऊँगा तो आपका जो 2 मिनट, अगर मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ 4 मिनट लगती है, पीडीएफ में मुझे 2 मिनट लगती है। यानी कि मैं 10 क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो मैं आपके 20 मिनट बचा चुका हूँ वहाँ पे। ठीक है? तो वो भी ब बनाने में मुझे काम करना पड़ता है। उसके बाद में एक वीडियो जब पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसको आप लोग काफ़ी लोग ये भी लगता होगा, मैंने टाइम बता दिया कि 8 बजे भाई अपलोड हो जाएगा ये। लेकिन होता क्या है कि उसके बाद में मुझे एक काइनमास्टर के अंदर में उसको थोड़ा-सा एडिटिंग वगैरह करके, जो इसके साइड वाइज़ होते हैं वो हटा के, और फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। एक्सपोर्ट वगैरह करने में कई बार यूट्यूब होता है वो स्लो हो जाता है, तो इसकी वजह से वो एग्ज़ैक्ट टाइम पे कई बार हमारी स्टोर नहीं हो पाती है। तो कुल मिला के ये मानो कि 1 से 1.5 घंटा मेरा वहाँ पर लग जाता है। तो हम भी जॉब के साथ में आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा-सा कोशिश कीजिएगा कि अपनी प्रिपरेशन को उसी एक रिदम के साथ में चलिए। अब माइंड में ये रहता है कि जब जॉब पे रहते हैं, तो आप लोगों के लिए क्लास नोट्स बना लिए जाते हैं। उसी तरह से आप लोग को भी थोड़ा बहुत ब्रेक मिलता है, भई आप थोड़ा बहुत इधर-उधर घूमने के बजाय अपना कंसंट्रेट करो कि आपको अपनी एग्ज़ाम के लिए अभी तैयार करें। 1 महीना प्रिपरेशन करना है, 1 महीना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है आप लोग के लिए, ठीक है? तो भई जो जॉब कर रहे हैं, तो इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को आपको अपना टाइम शेड्यूल है, वो बनाना पड़ेगा।